नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जिसमें बिहार की अहम खबरों की बात होगी और एक एक करके आपको 5 बड़ी खबरें बताएंगे। 5 के पंच में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अजीत पवार के अचानक हुए निधन से कैसे महाराष्ट्र शोक और दर्द में डूब गया। मैं आपको बताऊंगा क्यों और बढ़ी तेजस्वी और रोहिणी के बीच राय। मैं आपको बताऊंगी यूजीसी को लेकर क्या है जेडीयू का रुख। मैं बताऊंगी कैसे बिहार में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगेगी। आज मैं आपको बताऊंगी बिहार के अलग अलग कोर्ट को किसने दी धमकी। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक विमान हादसे में उनकी जान चली गई। बारामती में हादसे का शिकार हुआ विमान, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। इस हादसे में अजीत पवार सहित कुल 5 लोगों की जान चली गई। बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन के क्रैश होने की घटना हुई। अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे, तभी ये साफ नहीं हो पाया कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ। वैसे खबरें आ रही हैं कि कोहरे की वजह से ये विमान हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से धुआं करके जल उठा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का कल बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पवार परिवार में इस वक्त शोक की लहर दौड़ी हुई है। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार जिस विमान से बारामती जा रहे थे, सुबह लैंडिंग से ठीक पहले वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत जिन 5 लोगों की जान गई है, उनको लेकर पीएम मोदी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक ने शोक जताया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में अजीत पवार की मौत पर दुख जताते हुए इसे महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा नुकसान बताया और कहा कि ऐसी लीडरशिप बनने में कई साल लग जाते हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 दशकों से सत्ता के केंद्र में रहे अजीत पवार के अचानक यूं चले जाने से हर कोई स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अजीत पवार के साथ तस्वीर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा, अजीत पवार जनता के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती शख्स के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीब और पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं हैं। आपको बताएं कि जैसे ही ये सुबह खबर आई थी, उसके बाद उनके समर्थकों में भी शौक की लहर दौड़ गई। अस्पताल में उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया। उनके परिवार के सभी लोग वहां पहुंचे। अब बारामती में कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा पहले ही कर दी गई है। इस बीच विपक्ष के नेताओं ने उनकी इस अचानक हुए निधन पर भी कई सवाल उठाए। हादसे की जांच की मांग की गई है। खुद विपक्ष में जो कई नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अचानक ऐसे कैसे हादसा हो गया। खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं ने उनके इस अचानक निधन पर शोक जताया है। लालू यादव के सियासी परिवार के अंदर एक आग लंबे समय से सुलग रही है। अक्सर इस आग की लपटों को राबड़ी आवास की चारदीवारी के पीछे छिपा दिया जाता है, मगर अब इस आग की लपटें चारदीवारी के पार दिख रही हैं। अभी इस सड़कों और सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगी है। एक बार फिर उसी आग की धड़क देखने को मिली है जो भीतर भीतर सुलग रही थी। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक कई विस्फोटक पोस्ट किए हैं। इस पोस्ट के जरिए रोहिणी ने आरजेडी के वर्तमान नेतृत्व और तेजस्वी यादव की कार्यशैली पर करारा हमला बोला है। माना जा रहा है रोहिणी का ये गुस्सा न केवल चुनावी हार पर है, बल्कि तेजस्वी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर भी। इससे तेजस्वी और उनके इर्द गिर्द मौजूद सलाहकारों की चौकड़ी के खिलाफ जंग का ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद रोहिणी इन गुरुओं के खिलाफ पहले भी मोर्चा खोल चुकी है। एक बार फिर उन्होंने जंग का ऐलान किया। रोहिणी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन तेजस्वी यादव और उनकी रणनीतिक टीम को आयातित गुरु कहकर जरूर संबोधित किया।
रोहिणी ने दोनों पर लालू जी की पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लालू जी की पार्टी बर्बाद हो रही है। रोहिणी ने कहा कि लोगों ने लालू जी के दशकों के संघर्ष को मिट्टी में मिला दिया है। रोहिणी का आरोप है कि पार्टी के निष्ठावान लालूवादियों को दरकिनार किया गया और कुछ घटिया लोगों को सर्वे सर्वा बना दिया गया, जिसकी वजह से आरजेडी बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। रोहिणी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सीधे सवाल उठाया, उन्हें कठपुतली तक करार दिया। सवाल तो बड़ा है और जो रोहिणी कह रही हैं सच भी, लेकिन तेजस्वी के पास उनके सवालों का जवाब नहीं है। खबरों में बात करते हैं यूजीसी बिल 2026 और उससे जुड़ी नई गाइडलाइंस को लेकर। देश भर में माहौल काफी गर्म हो गया है और राजनीति से लेकर छात्र संगठनों तक हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस पूरे मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाया है। पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है और इसमें हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। ऐसे में अगर समाज के किसी भी वर्ग में उपेक्षा या नाराजगी की भावना पैदा होती है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा न्याय के साथ विकास और सबका सम्मान की नीति पर चलते रहे और वही उनकी पहचान है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा ठीक से नहीं दी गई है और कुछ वर्गों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर रखा गया है। इस पूरे विवाद ने सियासी पारा भी बढ़ा दिया। यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा तक दे दिया है। जेडीयू का कहना है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सभी को न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वही फैसला सबके लिए अंतिम और महत्वपूर्ण होगा। वहीं दूसरी ओर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ छात्रों का विरोध भी तेज हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में आज इस मुद्दे को लेकर बड़ा छात्र प्रदर्शन हुआ, जहां छात्र संगठनों का कहना है कि नए नियमों से विश्वविद्यालयों में अव्यवस्था फैल सकती है और छात्रों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी कारण छात्र सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर यूजीसी को लेकर देश भर में तनाव फैला हुआ है, माहौल बना हुआ है, जहां एक तरफ नेता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं तो दूसरी तरफ छात्र भी खुलकर विरोध जता रहे हैं। बिहार में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम और निर्णय लिया है। अब सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी और ये फैसला 7 निश्चय 3 के अंतर्गत स्वास्थ्य समृद्धि के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किया गया है। इस निर्णय की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण के बेतिया में की है। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आम जनता को सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में समय पर सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री के अनुसार जब डॉक्टर निजी प्रैक्टिस में व्यस्त रहते हैं तो सरकारी अस्पतालों में उनकी उपस्थिति और सेवाएं प्रभावित होती है, जिससे कि मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ती है। सरकार का मानना है कि निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने से डॉक्टर अपनी पूरी ऊर्जा और समय सरकारी अस्पतालों में देंगे। इससे ओपीडी, आपातकालीन सेवाओं और भर्ती मरीजों के खास इलाज में सुधार होगा। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जहां पहले से ही स्वास्थ्य संसाधनों की कमी महसूस की जाती है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 7 निश्चय 3 के तहत स्वास्थ्य ढांचे को हर स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। नए अस्पताल भवनों का निर्माण, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था, दवाओं की नियमित उपलब्धता और मानव संसाधन को सशक्त बनाना इस योजना के साथ प्रमुख घटक है। और इसके साथ साथ डॉक्टरों की जवाबदेही तय करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला लंबे समय में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाएगा और निजी अस्पतालों पर निर्भर घटेगी। तो सरकार जल्द ही इस निर्णय से जुड़े स्पष्ट दिशा निर्देश और नियमावली जारी करेगी, ताकि इस पूरे राज्य में समान रूप से लागू किया जा सके। खबरों के अंत में अब बात सिविल कोर्ट्स की। बिहार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ये खबर सामने आई कि
कोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये कोई 1-2 कोर्ट की बात नहीं बल्कि 4 अलग अलग सिविल कोर्ट्स को ये धमकी आई है। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग डर गए, कोर्ट खाली कराए गए और सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये धमकी मुख्य रूप से बेगूसराय और सिवान के सिविल कोर्ट को मिली। खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। बेगूसराय कोर्ट परिसर में सुबह से ही घबराहट फैल गई, लोग बाहर निकलने लगे, आसपास के स्कूलों से बच्चे घर भेजे गए। सिवान कोर्ट में भी यही हाल था। धमकी आने के बाद तुरंत कोर्ट की इमारतें खाली करा दी गई। पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया गया। वो कोर्ट के हर कमरे, गलियारे और आसपास की जगह पर सर्च कर रहे थे। अभी तक कोई बम नहीं मिला, लेकिन सावधानी के लिए कोर्ट बंद रखे गए हैं। जज, वकील, क्लर्क और आने जाने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। कई मामले की सुनवाई टाल दी गई है। लोग परेशान है कि ये धमकी किसने दी और क्यों दी। क्या ये किसी संगठित गिरोह की साजिश है या कोई बदमाशी है? खैर, ये तो पुलिस जांच में ही सामने आएगा। तो खबरों के पंच में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।